हम लोग इतिहास विषय के जेआरएफ और नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं 2 वीडियो इससे पहले बना चुका हूं और यूनिट 7 में ही हूं। मैं अभी बहुत छोटे वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना सब टॉपिक्स हैं उस हिसाब से हमको थोड़ा वीडियो के साइज बढ़ाने होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो सब टॉपिक्स हैं यूनिट 7 के, उनमें आगे जिस पे हमको बात करनी है वो है भारत में विदेशी कंपनियां जो यूरोप से कंपनियों का आगमन। ये एक, अगर आप गौर करेंगे तो ये टॉपिक है। तो पहली तो बात हम लोग ये देखें कि क्या 15वीं शताब्दी में यानी 1498 में वास्को डिगामा के भारत आने से ही व्यापारिक मार्ग खुला या उससे पहले भी भारत का व्यापार यूरोप से होता था? तो हमको पता है कि सिकंदर भारत तक आया था और सिकंदर का एक यूनान का राजदूत 4वीं शताब्दी में हिंदुस्तान आया था, मेगास्थनीज। और उसके बाद टालमी नाम के और जो प्लीमी और टॉलेमी, इस तरह के रोमन यात्रियों का हमको जिक्र मिलता है जिन्होंने भारत के व्यापार और भारत के समुद्री मार्ग के बारे में बातचीत की। मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत ही था और इन लोगों ने कुछ कुछ हिस्सों के बारे में बात की। फिर मध्यकालीन अगर भारत की हम लोग बात करें 7वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में, तो भी बहुत सारे व्यापारी या नाविक यूरोप से आए। जैसे मार्को पोलो आया और वो विशेष करके कोरोमंडल और मालाबार के इलाकों का उसने वर्णन किया है। फिर जो है निकोलो दो कांति, ये वेनिस का व्यापारी था और ये पहुंचा था विजयनगर साम्राज्य में। तो इसका जिक्र मिलता है। फ्रायर ओडोरिक और जॉर्डसन कैटलानी, ये लोग आए और ये लोग सब लोग, एक पहले का रास्ता था जो लाल सागर तक आते थे। ये लोग पहले भूमध्य सागर से, फिर थोड़ा रास्ता क्रॉस करके फिर लाल सागर से ये लोग आते थे और टर्की के रास्ते भूमार्ग से एशिया में एंटर होते थे। एक वो रास्ता था जो 1453 में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हो गया तो ये परंपरागत जो यूरोप से एशिया का मार्ग था वो बंद हो गया और तब जरूरत पड़ी कि कैसे एक नया मार्ग खोजा जाए, क्योंकि व्यापार इतना ज्यादा था और जीवन से जुड़ा हुआ मामला होता है व्यापार, तो इसके बगैर बहुत दिन तक रहा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि 15वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि एक से ज्यादा यूरोपीय देशों से, पुर्तगाल से, स्पेन से और देशों से नाविक निकलते हैं और उनका लक्ष्य होता है एशिया पहुंचने का एक मुकम्मल समुद्री मार्ग ढूंढना। और इसमें सफलता मिलती है वास्को डिगामा को, जो कि पुर्तगाल का नागरिक था और जिसके अभियान को पुर्तगाल के राज परिवार ने समर्थन दिया था, संसाधन उपलब्ध कराए थे। वो केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप होकर वो अरब सागर से हिंद महासागर में पहुंचता है और वो पहुंच जाता है केरल में कालीकट के तट पर, जो आज का कोझिकोड है। और वहां का शासक उस जमाने में होता था 1498 में जमोरिन, और जमोरिन के दरबार में वो पहुंचता है। तो इस तरह से नए समुद्री मार्ग से, पूरी तरह से एक समुद्री मार्ग से, एक नए समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी बन गया वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा ने जमोरिन के साथ बातचीत के बाद उसको प्रोत्साहित किया जमोरिन ने कि हाँ हाँ व्यापार करें हमारे यहाँ से। तो इसके फलस्वरूप 1505 में पुर्तगाल ने अपना पहला गवर्नर यहाँ इंडिया में नियुक्त किया, वायसराय। और फिर 1510 में उन्होंने गोवा पर कब्जा करके वहाँ अपना परमानेंट ठिकाना बनाया। गोवा, दामन दीव, ये उनके पास 1961 तक मेरा ख्याल है कि ये रहे और गोवा की मुक्ति के लिए तो बाकायदा भारतीय सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन पुर्तगाल का ये सेंटर बना। तो सबसे पहला जो यूरोपीय ताकत हिंदुस्तान आई या यूरोपीय व्यापारी जो आए नए समुद्री मार्ग से, वो पुर्तगाली थे और लगभग पूरी 16वीं शताब्दी में उनका भारतीय व्यापार पे एक तरह का एकाधिकार बना रहा।
इसके बाद द्वितीय नंबर पे जो आगे देश के लोगों का, वो थे डच लोग। मैं बाकायदा आपको इस बारे में एक अभी स्लाइड ही लगा दूंगा कि कब आए और कहाँ आए। तो दूसरे नंबर पे जो लोग आए वो थे डच। तो पहले पे पुर्तगाली, दूसरे पे डच आए, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए, चौथे नंबर पर डेनमार्क के डेनिश लोग आए, और पांचवें नंबर पर फ्रेंच लोग आए। ये क्रम है। एक नंबर पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश, चौथे नंबर पे डेनमार्क के लोग, और पांचवें नंबर पर फ्रेंच लोग। ये आने का क्रम था। 16वीं शताब्दी तक पूरा वर्चस्व इनका एकाधिकार एक तरह से है। उसके बाद डच आते तो जरूर है। डच से आप समझते हैं नीदरलैंड जो कंट्री है, जो बाद में कुछ समय के लिए हॉलैंड और बेल्जियम बन गई थी, अब फिर से नीदरलैंड को कहा जाता है, उसके लोग हैं डच। और ये लोग आए, लेकिन ये लोग भारत में बहुत ज्यादा टिके नहीं, ये और आगे बढ़ गए और मसालों के व्यापार में इनका इंटरेस्ट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इनको ये कंपनी स्थापित हुई। इनका पहला जहाज जो हिंदुस्तान पहुंचा वो 1608 में पहुंचा, 17वीं शताब्दी में, और सूरत के तट पे पहुंचा। तो इस तरह से इन लोगों ने, और यही सबसे लंबे रन में सबसे लंबे दूरी के घोड़े साबित हुए ये लोग। इन्होंने बाद में भारत में साम्राज्य कायम किया। डेनमार्क के लोग 1620 में आए और थोड़े ही दिन यहाँ व्यापार किया। उन्होंने बाद में, अगर सन के हिसाब से देखते हैं तो 1835 तक वो थे यहाँ। उनकी मिनिमल उपस्थिति थी, आगे और द्वीपों से वो व्यापार करते थे। 1835 के करीब उन्होंने अपना पूरा व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सारे सेटअप बेच दिए, और वो इस दौर से बाहर हो गए थे। फ्रेंच लोग सबसे लेट आए थे, 1664 में आए, और वो लोग यहाँ ब्रिटिश लोगों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी साबित होंगे। तो ये अभी आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ, जो स्लाइड लगा दूंगा मैं, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सेटल हुआ। ये क्रम था, ये आपको याद रखना है। अब इनमें से मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली 1961 तक कुछ इलाकों में, गोवा, दामन दीव, ये सब उनके पोजीशन में रह जाएंगे, और वो वहीं तक सीमित हो जाते हैं। भारत, बंबई का द्वीप उन्होंने दहेज में, ब्रिटिश राजकुमार से पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई तो उन्होंने बंबई का द्वीप उसको दे दिया। तो इस तरह से पुर्तगाल रहा तो यहाँ, लेकिन उसने सीमित कर लिया अपने को। डेनिश लोगों के बारे में मैंने बताया, डच लोगों के बारे में बताया कि ये लोग आउट हो गए। तो बचे कौन? ब्रिटिश और फ्रेंच। ये दो एक तरह से राइवल फोर्सेस बनी, जो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनी। और जब अब अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं तो हमको देखना है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य बनाया। तो पहले तो हम जैसे जानते हैं कि 1608 से लेकर जब उनका पहला जहाज सूरत में पहुंचा, तब से लेकर और 1757 ईस्वी, यानी लगभग 150 साल आप देख सकते हैं। तो उनको लगे जब वो हिंदुस्तान में व्यापारी की हैसियत से थे, लेकिन इस बीच उनका व्यापार लगातार बढ़ रहा है। मुगल दरबार से उनको, जो उनका एक राजदूत था जो मुगल दरबार में पहुंचा था, जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस रो, उसको मिल गया था एक तरह का फरमान, अनुमति मिल गई थी कि वो 3000 रुपये सालाना देके पूरे भारत में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो इसका लाभ उठा के उन्होंने अपना व्यापार भारत में बढ़ाना शुरू किया, और लगभग 150 सालों तक तो वो व्यापारी रहे। 1757 में उन्होंने अपना जो मुख्य केंद्र स्थापित किया था वो था कलकत्ता, जो बंगाल में होता था। इसके अलावा बंबई उनको पुर्तगालियों से दहेज में मिल गया था, और मद्रास, ये इनके 3 बड़े सेंटर थे। और इसमें भी कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में, जो आज का पश्चिम बंगाल है और जमाने का बंगाल था, वो वहां पर इनका सबसे बड़ा
केंद्र था। 1757 में एक स्थानीय परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंग्रेजों को लगा कि वो इससे अपना लाभ उठा सकते हैं। हुआ ये कि मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां वाला जो खानदान था, उसमें नया नवाब सिराजुद्दौला नाम से उसका नाती जो है वो गद्दी पर 1756 में बैठता है। और ये युवा नवाब बहुत कम उम्र का था, उसकी शायद उम्र 17 साल 18 साल की थी जब वो गद्दी पे बैठा। जाहिर तौर पे युवा था, उसके पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जब उस जमाने का बंगाल हम कहते हैं तो आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, इन सब को जोड़ के जो टेरिटरी बनती थी वो बनती थी बंगाल, उसका नवाब था। ये हिंदुस्तान का सबसे उन्नत व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध प्रांत था और यहाँ ही ढाका का मलमल आपने सुना होगा, वो यहीं बनता था, कपड़े का व्यवसाय और ये सारा कुछ। तो यहाँ का ये नवाब था और युवा नवाब ने कि अंग्रेजों से थोड़ी अंग्रेजों पर उसने पाबंदी लगाने की कोशिश की और यहाँ संघर्ष बढ़ने लगा। फलस्वरूप इन लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में 1757 में नवाब के साथ युद्ध कर लिया सिराजुद्दौला। अब दुर्भाग्य देखिए कि 50,000 सैनिक थे नवाब की सेना में और 3,000 सैनिक थे, वो भी भारतीय ज्यादातर रिक्रूटेड, यूरोपीय तो बहुत कम थे। इतने कुल सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में। लेकिन इन लोगों ने पहले ही नवाब के सारे जिम्मेदार अधिकारियों को घूस देकर, प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया था ज्यादातर को। जहां तक कि नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसकी भी अंग्रेजों ने उसको भी खरीद लिया था। परिणाम यह हुआ कि एक दिन में ये युद्ध शुरू हुआ और खत्म हो गया और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं विजयी हो गईं और बंगाल का नवाब हार गया। तो इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद पहली बार बंगाल जैसे बड़े और समृद्ध प्रांत पर अंग्रेजों का अपरोक्ष रूप से अधिकार हो गया। उन्हें अभी कोई वैधानिक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन चूंकि वहां नवाब को उन्होंने हरा दिया और अपने मनचाहे व्यक्ति यानी मीर जाफर को उन्होंने वहां का नवाब बनाया, तो एक तरह से बंगाल में उनकी कठपुतली सरकार तैनात हुई और इस तरह से 1757 में पहली बार व्यापारिक कंपनी से अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति में तब्दील होना शुरू हो जाती है। 1764 लगभग 7 साल इस बीच सिराजुद्दौला को मार दिया गया। मीर जाफर 1760 तक रहा। क्लाइव 1760 में वापस बुला लिया गया इंग्लैंड। तो मीर जाफर को लेकर जो नया कार्यकारी जो गवर्नर था वो था हॉलवेल, जिसका जिक्र हम लोग, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपने पढ़ा होगा, जिसने बहुत ये बात फैलाई कि सिराजुद्दौला ने कमरे में, छोटे कमरे में इतने लोगों को बंद कर दिया और लोग मर गए। तो जो ब्लैक होल की घटना है उसका विवरण देने वाला व्यक्ति था हॉलवेल। उस हॉलवेल ने जो कार्यकारी वो गवर्नर बना, तो उसने इस बात का षड्यंत्र शुरू किया कि अब मीर जाफर से जितना कुछ दोहन किया जा सकता था वो कर लिया गया था। अब मीर जाफर उनको देने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने एक नए आदमी की उनको जरूरत थी जो जिससे और लाभ लिया जा सके। तो उन्होंने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए उसको पटाया और एवज में मीर कासिम ने, वो हमारे यहाँ का विषय नहीं है, मीर कासिम ने उनको और सुविधाएं देने का वायदा किया और इस तरह से 1761 में बंगाल में एक नया नवाब आ जाएगा। वो नवाब से भी आगे चलकर, चूंकि इतनी ज़्यादा डिमांड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कि वो पूरी नहीं कर पाएगा और वो भी इनसे संबंध खराब होने लगेंगे। लिहाजा फिर एक बार एक स्थिति बनेगी युद्ध की और 1764 मतलब प्लासी के 7 साल बाद बक्सर का युद्ध हो जाएगा। प्लासी का युद्ध तो एक दिखावटी किस्म का युद्ध था जिसमें पहले ही सब लोग बिक चुके थे ज्यादातर लोग,
और इसलिए उसका में लेकिन बक्सर एक सही मायनों में एक तरह से यूरोपीय सैन्य जो कला थी, और जिस तरह के यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह के नए हथियार विकसित हुए थे, तो उनकी सैनिक श्रेष्ठता को साबित करने वाला युद्ध ये साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और भगोड़ा मुगल बादशाह शाह आलम, ये 3 लोगों की सेनाएं एक तरफ थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना दूसरी तरफ थी। और इन लोगों ने बक्सर के युद्ध में निर्णायक रूप से भारत की 3 बड़ी शक्तियों को की सेनाओं को एक साथ उन्होंने पराजित कर दिया। तो एक तरह से अब बंगाल में उनको चुनौती देने वाला क्या, अब हिंदुस्तान में चुनौती देने वाले लोग कम बच जाएंगे। 1764 के बक्सर के बाद 1765 में एक संधि होगी जिसको हम लोग कहते हैं इलाहाबाद की संधि। और इस संधि में मुगल बादशाह, जो नाम मात्र का मुगल बादशाह शाह आलम जो है वो इलाहाबाद में है, और उसने इन लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC हम लोग शॉर्ट में अगर कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने दे दी। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई। अभी भी सत्ता लेने के बावजूद उन्होंने एक सावधानी बरती कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, उसकी सत्ता हाथ में लेने का इनको कोई अनुभव नहीं था। इंग्लैंड से बहुत बड़ा, जिस देश से ये लोग आए थे उससे बहुत बड़ा इलाका इनको हिंदुस्तान में मिल गया था। लिहाजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी तो ली, लेकिन जो शासकीय काम था या जिसको कहते हैं फौजदारी वाले काम, वो सब उन्होंने बंगाल के नवाब के ऊपर ही छोड़ दिया। और इसके एवज में जो दीवानी से वो पैसा वसूलते थे उसमें से उन्होंने 32 लाख रुपए की रकम ये देना स्वीकार किया कि वो बंगाल के नवाब को बाकी व्यवस्था, माने कानून व्यवस्था ये सब चलाने के लिए, पुलिस और ये सब चलाने के लिए वो देंगे, और वो कर वसूलने का काम वो करेंगे। तो इस तरह से बंगाल में 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद एक नए तरह की राज्य व्यवस्था शुरू हुई, जिसे डुअल गवर्नमेंट या दो राज या दोहरा शासन पद्धति कहते हैं। इसके बारे में आप सब वाकिफ हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो होगा कि कैसे, अब हम लोग देख लिए कि एक जगह उनको राजनीतिक सत्ता मिल गई, अब इस राजनीतिक सत्ता का लाभ उठा के कैसे वो हिंदुस्तान के और हिस्सों में अपना विस्तार करेंगे। उसमें मुख्यतः हमको भारत के 6 देशी राज्यों से, आपके जो सिलेबस में है उनसे, उसके संबंधों के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों के बारे में बात करनी है। इस पर हम अगली किस्त में बात करेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उन 6 राज्यों के साथ अंग्रेज़ों के संबंधों पर बात करेंगे।